प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जो हमारा प्रथम वीडियो बना था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाषा के अंदर दो और टॉपिक है जो थी लिपि और व्याकरण। उसमें हमने सिर्फ भाषा की परिभाषा देखी थी और देखा था कि पद परिचय के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, इनकी जानकारी प्राप्त की थी। अब आज अपन देखेंगे लिपि और व्याकरण। या तो आपको भाषा की परिभाषा पूछी जाएगी या फिर आपको लिपि की जानकारी पूछी जा सकती है, अन्यथा व्याकरण की परिभाषा पूछी जाती है। जैसा कि जो हमारा 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था व्याकरण को लेकर के, तो इन तीनों में से ही पूछा जाएगा। लेकिन सिर्फ करना क्या, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तीनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक के भरोसे बैठेंगे आप तो कुछ भी होने वाला नहीं है और अंक जो है हमारे वो वैसे व्यर्थ में चले जाएंगे। तो चलिए लिपि की परिभाषा देखते हैं। पहले एक बता दो आपको लिपि का मतलब क्या है। लिपि मतलब लिखना। अपन सब कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। पहले ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, शारदा लिपि, बहुत सारी लिपियां होती है, लेकिन अपन लिखते हैं देवनागरी लिपि में। अपन लिखते हैं रामगढ़ जाता है, वो कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। तो लिपि या लेखन प्रणाली का, लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा की लिखावट, किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, जो लिपि है उससे जो लिखते हैं अपन उसी को लिपि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, लेखन प्रणाली का अर्थ क्या होता है? तो उसका ये अर्थ होता है कि किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। आप या तो उसे लिखिए या जो लिखने का ढंग है उसे क्या कहेंगे? लिपि। लिपि क्लियर, सामान्य सी बात है। अगर बेसिक भी याद करते हैं अपन, आसान भाषा में भी याद करते हो, लिपि का मतलब होता है लिखना। तो परिभाषा बहुत आसान है इसकी कि किसी भी भाषा की लिखावट, चाहे कोई भी भाषा हो, उसकी लिखावट या लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। सिर्फ इतना सा याद करने से हमें पूरे के पूरे 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। या फिर और आसान से परिभाषा देख लेते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए, मैंने पहले भी कहा था, ध्वनि मुख से उच्चारित स्वर को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे भी क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। कैसे? जैसे कि आप ध्वनि है क, आप कब लिखेंगे तो क क्या बन जाएगी? लिपि बन जाएगी। कौन सी लिपि? तो देवनागरी लिपि। ये आपको याद रखना है कि हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में से जो भी परिभाषा आपको आसान लगती है या याद करने में जो सुविधा रहती है उसमें से कोई एक परिभाषा याद कर लेनी है और एग्जाम में जब पूछा जाए तो बड़ी अच्छे से उसको लिख के आना है। ये लिपि ऊपर की परिभाषा बड़ी आसान है, किसी भाषा के लिखावट या लिखने का ढंग लिपि कहलाएगी। और ये भी बहुत आसान है कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लिपि। जैसे जो वर्णमाला है अपनी क ख ग घ ग, ये है अपने अस्य अनार आस्याम जो है, वो सब क्या आएंगे? सब लिपि के अंदर ही आएंगे। लिपि के बाद देखते हैं व्याकरण। पहले व्याकरण को ये समझते कि व्याकरण होते क्या है। व्याकरण क्या करते हैं? जब आप कुछ लिखते हैं तो उसकी भाषा शुद्धि करती है। आपके मात्राओं को लेकर के, आपके अनुस्वार को लेकर के, कहीं पे आपकी गलती तो नहीं रह गई है। अगर वो कोई कमी रह जाती है तो व्याकरण क्या करेगी? उसको क्लियर करेगी। परिभाषा देख लेते हैं। वह विधा, वह विधा, देखो सब विधाएं होती है, हर विधा अलग अलग। तो जैसे कहानी ले लिए आप, निबंध, सब क्या होगी? विधा हो जाएगी। तो व्याकरण भी क्या है? वह विधा जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर बोलचाल और साहित्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप, साहित्य के प्रयुक्त भाषा के स्वरूप, उनके गठन, अवयवों तथा प्रकारों, या तो उसके अवयव होंगे या उसके प्रकार होंगे, उनके पारस्परिक संबंधों और रचना विधान तथा रूप परिवर्तन का विवेचन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? अपन व्याकरण कहेंगे। परिभाषा थोड़ी सी कठिन लग सकती है पर कठिन है नहीं, करना क्या पड़ेगा? याद तो करनी ही पड़ेगी और कुछ चारा अपने पास नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब लिपि की भाषा की याद कर लो
और व्याकरण की पूछ ली तो अपने 2 अंक तो बिल्कुल गए। अगर मेरिट की सोच रहे हैं तो 2 अंक तो बहुत मायने रखते हैं। ऐसा बिल्कुल लाइटली 12th क्लास में लेना ही मत, आगे बहुत दिक्कत आ जाती है। देखिए इसको देखिए, अगर ये लाइन आप याद करते हो तो इस परिभाषा को याद आसानी से कर सकते हैं। भाषा संबंधी नियमों से संबद्ध पुस्तक व्याकरण कहेगी। भाषा संबंधी नियम, भाषा के जो भी नियम है वो सारे नियम किस में मिलेंगे? अपन को व्याकरण में मिलेंगे। अब देखिए परिभाषा, इसे समझ लिया आपने। भाषा संबंधी नियमों से संबद्ध पुस्तक व्याकरण कहलाएगी। तो वह विधा जिसके अंतर्गत, यानी व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या होगा? बोलचाल और साहित्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप। भाई साहित्य में लिखेंगे तो उसमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें क्या होगा? भाषा का जो स्वरूप है, किस तरीके से लिखा गया है, कैसे उसका प्रयोग किया गया, भाषा कठिन है या आसान है, वो सब किस पे निर्भर करता है? व्याकरण पे निर्भर करता है। आप कठिन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हो और आसान शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हो। वो लेखक या कवि पे निर्भर होता है किस प्रकार वो साहित्य में भाषा का स्वरूप दिखाना चाहता है। उसके गठन, अब लिखने के लिए कुछ आइडियाज लगाने पड़ेंगे, कुछ तरीका भी यूज लेना पड़ेगा। फिर अवयव, गठन होगा, अवयव होगा और प्रकार होंगे। 3 शब्द याद कर लीजिए, गठन, अवयव और प्रकार। उनके पारस्परिक, अब इनका संबंध भी होना चाहिए। अगर जो है गठन, अवयव और प्रकार को संबंध नहीं होगा तो क्या होगा? व्याकरण का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पारस्परिक संबंधों और रचना विधान, रचना भी आएगी उसके अंदर, और रचना विधान तथा रूप परिवर्तन का विवेचन होना बहुत आवश्यक है। वो किसके अंदर होगा? व्याकरण के अंदर विवेचन होगा। जिसमें किया जाता है उसे कहेंगे व्याकरण। अब देखिए इसकी परिभाषा और भी मिल सकती है, बहुत सारी परिभाषा जो मुझे आसान लगी, जो मुझे याद करने में सुविधा लग रही है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। आपको जो अपने हिसाब से आसान परिभाषा लगती है आप उसे याद कीजिए और अच्छे से याद करके एग्जाम के अंदर उसको लिख के आइए। तो लिपि की परिभाषा क्लियर हो गई और भाषा व्याकरण की अपनी परिभाषा क्लियर हो गई। उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि भाषा पद परिचय हमारा क्लियर हो चुका है। इस प्रकार भाषा, लिपि, व्याकरण तीनों मिल करके एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, और पद परिचय के अंदर भी एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। तो 4 नंबर हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो उसी के साथ मिलते हैं अपन आगे के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।